संतानता सिर्फ महिलाओं की वजह से नहीं होती। आज मैंने सोच लिया कि मैं आईवीएफ के लिए जा रहा हूँ तो अब मुझे तो बच्चा होना ही होना। एक तरफ तो हम पैदा हुए जा रहे हैं बहुत ज्यादा, और फिर हमने ही पूरी प्रकृति का विनाश भी कर डाला। स्पर्म काउंट मेल्स में घट रहा है। Being an infertility specialist, being an IVF specialist, आप अपने रोल को कैसे देखती हैं समाज में? इनफर्टिलिटी ऑन द राइज है और हमारी ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रही है। पहले से ही हमारी पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि उस फर्टिलिटी रेट पे भी अगर हम चल रहे हैं अगर, तो अभी हम 140 से 170 180 करोड़ तक भी पीक कर सकते हैं। हमारे देश में प्रजनन क्षमता थोड़ी जल्दी खत्म होती है, एग का नंबर कम होता है तो फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है आपकी। जब तक आप एक फ्री माइंड से रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे, जितना भी आप ट्राई करेंगे प्रेगनेंसी हो सकता है ना। पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है हार्मोनल जिसमें अंडे तो बहुत होते हैं लेकिन प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है। मेंटल हेल्थ खराब है, फर्क नहीं पड़ता। फिजिकल हेल्थ खराब है, फर्क नहीं पड़ता। बच्चा चाहिए। और उनके दिमाग में ये भी है कि आईवीएफ से तो बेटा ही होगा। ऐसा नहीं होता है कि आप जब चाहेंगे तब बच्चा पैदा कर लेंगे। कपल जब तक मेरे पास पहुंचता है उसके अंदर अंडे ही खत्म हो गए होते हैं। क्यों निसंतानता के आप शिकार हैं? अगर आपकी दोनों ट्यूब बंद है या आपके हस्बैंड में स्पर्म निल है तो आप कहाँ से नेचुरली कंसीव कर पाएंगे? आईवीएफ क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कितने केसेस में आपको आईवीएफ तक जाना पड़ता है, और जो आईवीएफ लेते हैं उनमें सक्सेस रेट लगभग कितनी मान के चल सकते हैं? मास्टरबेशन फर्टिलिटी पे कितना इम्पैक्ट डालती है? ओवर पॉपुलेशन और राइजिंग इनफर्टिलिटी, ये बैलेंस कैसे मेंटेन होगा? बहुत सारे कपल्स आकर के मुझसे ये कंप्लेन करते हैं कि उनको ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। उसके पीछे बहुत हद तक पोर्नोग्राफी जिम्मेदार है। नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। आज की ये वीडियो विशेष है। विशेष क्यों है? क्योंकि आज स्वधर्म अपना पहला पॉडकास्ट शो लेकर आ रहा है। इस पॉडकास्ट शो का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है, संवेदनशील है। एक तरफ दुनिया की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अकेले भारत की जनसंख्या करीबन करीबन 140 करोड़ 150 करोड़ टच कर रही है। दूसरी तरफ इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। अजीब माया है। लोगों में इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोग परेशानियां झेल रहे हैं, दंपत्ति वैवाहिक जीवन में दुखी हैं। इन सभी मुद्दों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर सीमा पांडे मैम, जो कि इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय वात्सल्य, हाउ आर यू? तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, यानी कि हमें बच्चे कम पैदा करने चाहिए। दूसरी तरफ इनफर्टिलिटी की समस्या भी आ रही है, और इन सब के बीच आप बीइंग एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, बीइंग एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट, आप अपने रोल को कैसे देखती हैं समाज में? तो इसमें जो सबसे पहला आपका पार्ट था वो इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ तो भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला दुनिया का एक देश है और दूसरी तरफ इनफर्टिलिटी हमारे देश में बढ़ रही है। तो ये एक पैराडॉक्स है जी। वात्सल्य। ये पैराडॉक्स इसलिए है कि एक टाइम था, हर चीज का एक कर्व होता है। वो कर्व पहले ऊपर चढ़ता है फिर धीरे धीरे वो नीचे आकर के नाडर पे पहुंचता है। तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट थी वो पीक पे जाके आप अब डाउनवर्ड ट्रेंड ले चुकी है, जिसकी वजह से हम नेगेटिव की तरफ तो नहीं लेकिन डिक्रीज फर्टिलिटी रेट की तरफ चले गए हैं। डिक्रीज फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या हुआ? हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ की रेट थी वो कम हो गई है। ये तो एक पार्ट हो गया जो अभी तुरंत नहीं दिखाई पड़ेगी, ये 20 साल बाद 25 साल बाद पता चलेगी। ये जो इसमें हम अभी थे जिस ग्रोथ वाली बूमिंग वाले पार्ट में, तो वो वाला पार्ट इंडिया का अब मिडिल एज 30 क्रॉस कर रहा है। तो अब जब ये 40 के ऊपर जाएगा तो ये ग्रोथ रेट और नेगेटिव जाएगी, नीचे जाएगी, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा 2 डिकेड 3 डिकेड्स के बाद अदर कंट्रीज की तरह जब हमारी पॉपुलेशन रेट नेगेटिव में हो जाएगी। उसके पीछे रीजन है कि हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है बच्चे कम पैदा कर रहा है, नहीं पैदा कर रहा है, और दूसरी तरफ की ये इनफर्टिलिटी उसके साथ बढ़ रही है।
उसके पीछे भी यही रीज़न है कि हम शादियाँ लेट कर रहे हैं, हम अपने करियर पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, हम बहुत सेलेक्टिव हैं कि हमको बच्चा कब चाहिए, जब हमारे पास घर होगा, हमारा मकान होगा या हमारे पास अच्छी जॉब होगी, जब हम अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन और लाइफ दे पाएँगे। इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट होने की वजह से इनफर्टिलिटी ऑन द राइज़ है और हमारी ग्रोथ रेट डिक्रीज़ हो रही है। आपने शुरुआत करी टोटल फर्टिलिटी रेट की आप बात कर रही थी, जो कि उसको हम फेकंडिटी रेट कहते हैं, बच्चा पैदा करने की दर। अच्छा, हुँ, एक बार दोबारा ये टर्म यूज़ करिएगा, मेरे लिए नया है। फेकंडिटी रेट। फेकंडिटी रेट, हाँ, FECUNDITY। अच्छा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है बच्चा पैदा करने की रेट। ओके, जैसे कि हर देश की, हर फैमिली की, हर पुरुष महिला की एक फेकंडिटी रेट होती ओके, है। ओके, ओके। अगर हम पूरे जीव जंतुओं की बात करें संसार में तो इंसानों की फेकंडिटी रेट सबसे कम। हुँ, ठीक है। जिन टर्म्स में से मैं अवगत हूँ, एनएफएचएस को हम सब देखते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसमें टीएफआर की बात होती है, रिप्लेसमेंट लेवल की बात होती है। जनरली ये माना जाता है कि किसी भी कंट्री को अपनी पॉपुलेशन उसी स्तर पे मेंटेन करने के लिए 2.1 की फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए। हुँ। जो कि लेटेस्ट एनएफएचएस जो आया था, उसने कहा है कि भारत 2.0 पे पहुँच चुका है। एग्जैक्टली हुँ, वही डिक्रीजिंग ट्रेंड मैं कह रही हूँ। जी, तो यही डिक्रीजिंग ट्रेंड जापान में, इसराइल में, स्विट्जरलैंड में नेगेटिव में माइनस में जा चुका है। जी। -1 है, 0.5 जीरो तक जाने के बाद और नीचे चला जा चुका है। पॉइंट में तो रहेगा तो सिर्फ नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग हुँ, रहेगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो भारत क्या भी एक ऐसी स्टेज आएगी जिस वक्त वो नेगेटिव ग्रोथ फर्टिलिटी रेट को महसूस करेगा। लेकिन इसको अभी हम थोड़ा और आगे डिकोड करें अगर, हम्म। तो एनएफएचएस का डेटा है, सैंपल साइज़ छोटा भी होता है उसमें। लेकिन अगर मोटा-मोटा सही मान के चले 2.0 भारत की हाँ, बिल्कुल, फर्टिलिटी रेट को एकदम वो बताया गया सही है। है कि वो कम हो रही है। हाँ, लेकिन भले फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर रही हो भारतीयों की, उसके बावजूद चूँकि हमारे पास अ, बैलेंस इतना ज़्यादा है, पहले से ही हमारी पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि उस फर्टिलिटी रेट पे भी अगर हम चल रहे हैं अगर, तो अभी हम 140 से 170, 180 करोड़ तक भी पीक कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये जो फर्टिलिटी रेट की भी हम बात कर रहे हैं, तो ये डिक्लाइन कर रही है रीजन वाइज़ अगर इसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में 2.7, 2.8 जा रही है। सिर्फ रीजन वाइज इसको क्यों आप डिकोड करेंगे? अगर डिकोड करेंगे तो ज्योग्राफिकल कंडीशन के अलावा आपके सोशियो कल्चरल, रिलीजियस बहुत सारे हुँ, बिलीफ्स के अकॉर्डिंगली ये चीजें अलग हुँ, होंगी। फॉर एग्जाम्पल जो स्टेट बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, अगर आप यूपी और बिहार की बात करते हैं तो जितने तरह के भी ये इंडिकेटर रेट्स देखे जाते हैं उन सब में हम बहुत पीछे हैं। हुँ, जो ग्रो करने वाली पॉजिटिव हुँ, चीजों में अभी भी हम बहुत पीछे हैं। उसके पीछे रीजन है यूपी का तो मोस्ट पॉपुलस स्टेट होना। फिर हमारी जो सोशियो रिलीजियस बिलीव्स हैं वो अभी भी बहुत ज्यादा उसे क्या बोलूंगी मैं कि अभी रूढ़िवादी। दकियानूसी या हाँ, रूढ़िवादी है। तो अभी हम उससे निकल करके बाहर की ओर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम केरल की रेट हो सकता है नेगेटिव में जाने वाली। हुँ, यू नेवर नो। हुँ, मेघालय है, अरुणाचल है, ये जो स्टेट्स हैं, जिन स्टेट्स में लोगों की एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट बढ़ी है, उनकी पावर टू अर्न बढ़ी है, ये सारी चीजें बढ़ी है, वहां पे ये चीजें इम्पैक्ट उनका इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है। बट ऑन द होल इंडिया एज अ कंट्री अभी इसीलिए किसी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट को हमारा चाहे आयुष्मान हो, हमारे इंश्योरेंसेस हो, किसी में भी जगह नहीं मिलने का कारण यही है कि ये होते हुए भी अभी भी हम मोस्ट पॉपुलस स्टेट हैं कंट्री हैं ऑफ द वर्ल्ड। तो इसीलिए हम हमारी गवर्नमेंट इस पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करती इनफर्टिलिटी पे। है इनफर्टिलिटी। सबसे पहले दर्शकों को सिंपल भाषा में आप ये समझाइए कि इनफर्टिलिटी बांझपन हम्म। टेक्निकली क्या होता है? तो बांझपन शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं थोड़ा कम यूज करती हूँ। निसंतानता हम कह सकते हैं उसको, सब फर्टिलिटी कह सकते हैं। तो निसंतानता आप किसे कहेंगे? जैसे एक कपल है जिसकी उम्र 30 साल से नीचे है, हस्बैंड वाइफ की, वो रेगुलर फिजिकल रिलेशनशिप में रह रहे हैं बिना किसी भी फैमिली प्लानिंग प्रोडक्ट को यूज किए हुए या किसी नेचुरल मेथड को यूज करते हुए। अगर वो 1 साल से ज्यादा फिजिकल रिलेशन में रह रहे हैं, रेगुलरली साथ रह रहे हैं, उसके बाद भी अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो ये WHO की भी निसंतानता की डेफिनेशन है और हमारी भी है। और वही एक कपल जिसकी उम्र 35 इयर्स एंड एबव है फॉर द वर्ल्ड,
मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि ये वाला जो डेटा है ये वर्ल्ड के लिए और लोगों के लिए हो सकता है, इंडियंस के लिए नहीं। 35 इयर्स या उससे ऊपर आपकी एज है, 6 मंथ आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स के साथ रेगुलरली साथ रह रहे हैं, फिर भी आपको प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही है, तो वो उस एज के लिए इनफर्टिलिटी है या सब फर्टिलिटी है, निसंतानता है। हमारे देश में प्रजनन क्षमता थोड़ी जल्दी खत्म होती है, तो मैं ये कहूंगी कि कोई भी लड़की जिसकी उम्र 32-33 है, 6 मंथ ट्राई कर रही है और उसको प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा, ये बात आपने गज़ब की बोली कि हम्म, ये डेटा वर्ल्ड के लिए ज़्यादा हाँ, काम का हो हाँ, सकता है कि 35 साल से हाँ, ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ जनरली हम ये देखते हैं कि 35 साल तक तो वेल सेटल्ड हो जाता है। एकदम बच्चों बिल्कुल। की पढ़ाई-वढ़ाई का सोचते हैं, आगे का सोचते हैं। तो नेचर ने भी हमें वैसा ही बनाया है। हमारी जो प्रजनन क्षमता होती है, जो क्वांटिटेटिव मेजर होता है किसी के अंदर अंडे कितने हैं कि उसको कितने दिन प्रेगनेंसी होगी, तो जो हमारी प्रजनन क्षमता है वो हमारे यूरोपियन और अमेरिकन काउंटर पार्ट से हम कम है। ओके, वो उसका स्पैन, उसको एग्जांपल ऐसे दूंगी कि हम लोग को जो मेनोपॉज होता है 47 टू 49 में होता है, बाकी कंट्रीज में वो 53 टू, कॉन्टिनेंट्स में ओके। यूरोप में 53 टू 55 पे होता है, अमेरिका में 53 टू 55 पे होता है, और उसके 10 से 12 साल पहले आपकी फर्टिलिटी जो होती है एकदम जीरो के पास पहुंच जाती है। तो यही कारण है कि हमारी जो रिप्रोडक्टिव स्पैन है उनसे 5 से 7 साल कम है। तो जो चीज़ उनको 35 पे शुरू होती है, हमारी लड़कियों को 27-28 साल पे शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ हमेशा मैं इस चीज़ को अपने जब मैं छोटी थी तो इसको हम अप्रिशिएट नहीं करते थे। तब हम वेस्टर्न लिटरेचर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ करते थे। तो हमें लगता था देखो हम लोग को तो ना पढ़ने का मौका मिलता है, ना करियर चूज़ करने का, इतनी जल्दी-जल्दी शादियाँ हो जाती हैं। लेकिन वो हमारे जेनेटिक मेकअप और ज्योग्राफिकल सिचुएशन के लिए बेस्ट सॉल्यूशन था। तो अब एक महिला है, एक लड़की है, उसकी प्रजनन क्षमता, भारतीय महिला की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न नेशंस, वेस्ट को ना भी कंपेयर करें तो वैसे भी कम है, 30 के अंदर आप बता रही हैं, राइट? या 30-32 ज़्यादा से ज़्यादा। और करियर बनाना आजकल 18, 20, 22 साल के बच्चों को हम देखते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, बहुत समझ नहीं होती है विकसित उस समय कि कहाँ करना है, क्या करना है। तो करियर की चीज़ों को लेकर के, आत्मनिर्भरता को लेकर के 28-30 साल तक लंबा मामला खींच जाता है। और इसी दौरान अगर आपने बच्चे नहीं पैदा करे तो फिर चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो क्या करे इंसान फिर? नहीं, ऐसा भी नहीं है, इसका बहुत ग्रिम पिक्चर ना दिखाएँ आप दर्शकों को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर 30 साल की उम्र तक कोई लड़का या लड़की शादी कर लेता है, तो उसके पास फेयरली एनफ अच्छा चांस होता है नेक्स्ट 2-3 इयर्स में, अगर वो फैमिली प्लान कर लेता है और बच्चा पैदा कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो फर्टिलिटी है वुमेन की और जो उसका करियर है, उन दोनों में ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा कि अब लड़की ने एमबीबीएस किया। नॉर्मली हमारी 18 साल में सिलेक्शन होता है। मैं अपने प्रोफेशन का एग्जांपल देती हूँ। 5.5 साल आपको एमबीबीएस करने में लगता है। 23-24 में आप डॉक्टर बनते हैं। अगर आपने सब कुछ एक अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, तो उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप, 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये सारा 8 साल का टाइम होता है। तो 26-27 साल में आप डॉक्टर बन के एमडी, एमएस निकलते हैं। तो अगर आप 26-27 में शादी करते हैं और आप पोस्ट डॉक्टरेट ना करने की सोचें, जैसे सबके अलग-अलग ख्वाब होते हैं। मैंने पोस्ट डॉक्टरेट किया 40 की एज में। तो अगर हम नहीं करते हैं और उस टाइम को फिर यूटिलाइज़ कर लेते हैं अपनी फैमिली को पूरा करने में, तो हम शायद परेशान नहीं होंगे। लेकिन हमें ये लगता है कि अभी हम पढ़ के निकले, जैसे जो लड़की पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, वो पीएचडी इमीडिएटली कंटिन्यू करेगी तो डेफिनिटली उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। उसकी जगह वो 5 इयर्स का ब्रेक लेके करेगी तो उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। उस स्ट्रगल को देखते हुए जो लोग फैमिली नहीं प्लान करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, उनको फ्यूचर में थोड़ी प्रॉब्लम होने की वो हो सकती है संभावना। उसके लिए भी बहुत सारी नई-नई चीज़ें आ गई हैं, टेक्नीक आ गई है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि नेचुरल कंसेप्शन, नेचुरल तरीके से, नेचुरल टाइम पे आपको अगर होता है, तो वो आपके लिए, आपके बच्चे के लिए और आपके पूरे समाज के लिए बेटर होता है। इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ये बड़ी पैटर्न बेस्ड लाइफ़स्टाइल हो गया। अब पैटर्न बेस्ड का जहाँ बात आती है, मेरे हिसाब से वो रोबोटिक हो जाता है फिर। जी, उसमें मानवता नहीं रह जाती है फिर। बिल्कुल। इंसानियत नहीं रह जाती है कि पढ़ाई करना है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी डिग्री वगैरह, काम,
और फिर शादी करना है, बच्चे पैदा करना है। एग्जैक्टली। तो ये जो शादी का जो पूरा कंसेप्ट है भारत में, शादी के लिए हमारी आतुरता बड़ी रहती है। फिर फैमिली को पूरा करने की जैसी आपने बात की और फिर उसमें ये आ जाता है कि भैया जल्दी कर लो वरना फिर अब अ, शादी हो गई तो बच्चा भी कर लो। हाँ, हाँ। तो ये इस चीज़ को फिर हम कैसे मैनेज करेंगे? इसमें फिर एक कांसेप्ट आता है एग फ्रीजिंग का। हाँ, मैं वही कह रही थी कि बहुत सारी टेक्निकल एडवांसमेंट इसमें हो गई है। अगर हम उस पे बात करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा क्या कहूँगी मैं इसको, मोनोटोनस लगती है। जो आपने कहा कि एक लाइफ जो आपने एक टाइम टेबल बेस्ड लाइफ कर ली हुँ, कि आपको इस साल में ग्रेजुएशन करना है, इतने साल में आपको जॉब पानी है, इस साल में शादी करना। तो वो लाइफ बहुत ज़्यादा आपकी वैसी हो जाती है रिफ्लेक्स लेवल पे, जहाँ आपको चीज़ों को एन्जॉय करने का मौका ही नहीं मिलता है। आप बस जिए जा रहे हैं रोबोटिक वे में, एज़ हुँ, यू राइटली सेड। तो इसको तोड़ने का तरीका क्या है? हमारे को एज़ अ ह्यूमन बीइंग और इस नेचर को प्रोपेगेट करने के लिए हमारे इंटरनल हमें नेचर ने ये फीलिंग दी है कि अगर हमें बच्चा नहीं होता है, तो एट सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ हम इनकम्प्लीट फील करते हैं, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो उनको वो इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग होती है। इसका रास्ता क्या है? अगर आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से खुल के जीना चाहते हैं, तो शादी, उसमें कोई बंधन नहीं होनी चाहिए। ये शादी करना ज़रूरी है या बच्चा पैदा करना ज़रूरी है, या शादी तभी करें जब आपका करियर उस जगह पे हो जाए। तो या तो वो तरीका होना चाहिए, या दूसरा तरीका है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं, उसमें कुछ आपको टाइम चाहिए, तो जैसे आपने वर्ड यूज़ किया एग फ्रीजिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल गर्ल्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि उनका करियर और रिप्रोडक्टिव क्लॉक हमेशा कॉन्फ्लिक्ट पे होता है। तो एक लड़की जो 28 साल की एज पे एक जॉब ज्वाइन करती है, जहाँ नेक्स्ट 3 इयर्स में उसको पीक पे पहुंचने का, 5 इयर्स में वो है, और वो चाहती है उसको अचीव करना, तो और या उसकी लाइफ में डिजायर्ड पार्टनर नहीं आ रहा है अभी, या उसके ऊपर फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वो अभी शादी नहीं कर सकती है, तो उसके लिए एग फ्रीजिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और साइंस की देन है। उसमें वो लड़की अगर इस डेट में आईवीएफ की प्रक्रिया द्वारा अपने एग्स को निकलवा करके और फ्रीज करा देती है, तो नेक्स्ट 10 इयर्स में उसको वो कभी भी यूज कर सकती है। तो उसके एग की एज 27 साल रहेगी, हुँ, उसकी बॉडी की एज 36 37 हो जाएगी जब वो यूज करेगी, 35 हो जाएगी वेर एवर शी यूजेज इट, लेकिन उस एग की एज उतनी ही रहेगी। तो ये बेनिफिट है। एज के साथ जो एग की क्वालिटी है वो खराब होती है। उससे लूले लंगड़े विकलांग बच्चे होने के, मिसकैरेजेस होने के चांसेस बढ़ते हैं। एग का नंबर कम होता है, तो फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है आपकी। जो 40 ईयर की लड़की शादी करती है और वो नॉर्मल ट्राई करती है, तो उसको बच्चा होने का चांस 5% से नीचे रहता है। तो वो चांस आपका 27 ईयर्स वाला बना होगा। तो एग फ्रीजिंग तो आपने कर ली, लेकिन आपने अगर 40 साल पे डिसाइड किया कि मुझे बच्चा करना है, तो आपका शरीर अगर 40 साल पे बच्चा करने के लायक भगवान ने बनाया होता, नेचर ने बनाया होता, तो आपको बच्चा होने की क्षमता भी उसने तब तक की दी होती। हुँ, अभी आपने कहा कि 35 तक हम लोग सेटल हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि बॉडी में बहुत सारे अनवांटेड चेंजेस होते हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, और हमारी लाइफस्टाइल जैसी चल रही है, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हार्ट, आर्थराइटिस, सो मेनी थिंग्स उस वक्त हो जाती हैं। उसके साथ प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन जाती है। हुँ। अच्छा अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं। हमने देखा कि पेशेंट्स की भीड़ थी। तो ये तो क्लियर है कि इनफर्टिलिटी जो है एक सीरियस इश्यू है। मैं बिल्कुल। पढ़ रहा था डब्ल्यूएचओ ने भी इसको पब्लिक हेल्थ डिजीज इश्यू डिजीज करार कर दिया। पहले इनफर्टिलिटी को डिजीज नहीं माना जाता था, अब इनफर्टिलिटी एक बीमारी मानी जी, जाती है। डब्ल्यूएचओ ने भी इसको पब्लिक हेल्थ इश्यू के तौर पर देखना शुरू कर दिया है। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में किस-किस तरह के केसेज़ आते हैं? लोग कैसी बातें करते हैं? उनकी क्या-क्या डिमांड्स होती हैं? क्या-क्या समस्याएँ होती हैं? मतलब केसेस आते हैं, एक तबका है जो मेरे पास लो मिडिल क्लास, जैसे मैं यहाँ के अलावा आजमगढ़ में रूरल एरिया में प्रैक्टिस करती हूँ, एकदम प्रॉपर थरो रूरल एरिया में, एक विलेज में प्रैक्टिस करती हूँ। तो वहाँ पे जो आज का न्यू रिच इंडिया है, जो रूरल
जो अब जिसका अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसमें लड़कियां बाहर निकली हैं। मेरे पास टीचर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, क्लर्क होते हैं, इस तरह का। तो ये लड़की जो टीचर बनी, उसने वो टीचर बनती है तो उसके साथ साथ उसका पीसीएस, आईएएस, जो भी और भी एस्पिरेशंस होती है उसको करती रहती है। और आजकल शायद टीचर बनने के लिए भी सुपर टेट, नेट, पता नहीं कितने एग्जाम्स देने होते हैं। तो मैंने देखा है कि उसकी शादी टाइम पे भी हो गई है, तो उसका पहला 5 साल तो निकल गया होता है सुपर टेट, नेट देने में। वो जब तक मेरे पास आती है, जब वो सीरियस होती है बच्चा के लिए, तब तक उसकी एज 35 क्रॉस कर चुकी होती है, 34 हो जाती है, और उसके अंदर अंडे कम हो जाते हैं, उसकी प्रजनन क्षमता घट गई होती है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम आती है, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं, तो एक रहता है ए जगह पे, दूसरा रहता है सी जगह पे, बी जगह पे उसका डॉक्टर है, डी जगह पे उसका गाँव है। अब इन चारों के बीच का लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन लीड करता है फर्दर इनफर्टिलिटी को। उन दोनों को मिलने के लिए प्लान करना पड़ता है, कब छुट्टी मिलेगी उस हिसाब से। और प्रेगनेंसी, जैसा आपने कहा कि ये कोई क्या मैं बोलूं उसको, मशीनी प्रक्रिया नहीं है। जब तक आप एक फ्री माइंड से रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे, जितना भी आप ट्राई करेंगे, प्रेगनेंसी हो सकता है ना हो। प्रेशर का, परफॉर्मेंस प्रेशर हो सकता है। स्ट्रेस में मैं हमेशा समझाती हूँ कि स्ट्रेस को बॉडी एक इमरजेंसी की तरह देखती है। इमरजेंसी में हमारी बॉडी में क्या होता है, लॉट ऑफ एड्रेनलिन रिलीज होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम ऑफ आवर बॉडी गेट्स एक्साइटेड। तो हमारी बॉडी इमरजेंसी में फाइट, फ्लाइट, फ्राइट की तरफ जाती है। तो सारा उसका फोकस हो जाता है ब्रेन को, हार्ट को, लंग को। ये तीनों ही सपोर्ट करते हैं जब आप किसी सीरियस सिचुएशन में होते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत बचता है तो लिवर, किडनी को मिलता है। यूट्रस, टेस्टिस, एग, स्पर्म उसकी लीस्ट प्रायोरिटी होते हैं। तो क्या होगा, उसको ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, उसको खाना नहीं मिलेगा तो उसकी क्वालिटी खराब होगी, तो और ज्यादा खराब इम्पैक्ट उसका पड़ेगा। ये स्ट्रेस का इम्पैक्ट है आपकी फर्टिलिटी। अब कोई हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब पे हैं, दोनों वर्किंग हैं, और उनको ये डॉक्टर से समझ में आ गया है कि उनको ओवुलेशन डे 13 को होता है। अब वो इसी बात की लड़ाई में लगे हुए हैं कि डे 12, 13 को साथ रहना है। अब पता नहीं उनका जॉब, उनका स्टेटस वो सब अलाउ कर पा रहा है कि नहीं। तो एक तो ये तब ग्रुप आता है। दूसरा ग्रुप होता है, डॉक्टर्स का भी ऐसे ही हाल है कि उनके बीच में फिजिकल रिलेशन ही इतने कम हो रहे हैं। उनकी फिजिकल मतलब कोई भी इस तरह की चीजें होने का चांस महीने में 1-2 बार हो रहा है, 2-3 बार, 4 बार, उसके पीछे कोई रीजन नहीं है, मन नहीं कर रहा है, वर्क प्रेशर है, कलीग्स का प्रेशर है, बॉस का प्रेशर है, तो फिजिकल इंटीमेसी नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है। डॉक्टर डॉक्टर घूमे जा रहे हैं, दवाएं लिए जा रहे हैं, जांचें कराए जा रहे हैं, लेकिन रियल रीजन जहाँ पे है वहां तक कोई पहुंच नहीं रहा है। फिर तीसरा है कि हम एक्सट्रीम ऑफ सिचुएशन पे हैं। हमारी 2/3 पॉपुलेशन को कह दें जो इनफर्टाइल है, 2/3 को अगर पीसीओएस है तो 1/3 को एकदम कम अंडे हैं। पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है हार्मोनल, जिसमें अंडे तो बहुत होते हैं लेकिन प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है। दूसरी कंडीशन है लो एएमएच, कि उनके अंदर अंडे ही कम है। तो मैं ये दो एक्सट्रीम सिचुएशन देख रही हूँ। एक ही उम्र की एक लड़की इसलिए इनफर्टाइल है कि उसके पीरियड टाइम से नहीं आते हैं, उसके पास बहुत सारे अंडे हैं, उसके अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंस लाइक पीसीओडी। दूसरी लड़की है, उसको बच्चा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसको 25 साल की उम्र में उसके अंदर अंडे इतने हैं जितने 40-42 साल के महिला को होने चाहिए। तो ये सारी सिचुएशन है। और शादी होती है, फिर घर वालों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, सोसाइटल प्रेशर बढ़ता है, स्टिग्मा होते हैं, उससे वो लड़की डिप्रेशन में जाती है, कपल्स के रिलेशन खराब होते हैं, तो वो फिजिकल इंटीमेसी और कम होती जाती है। इन जनरल जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाह रही थी कि स्पर्म काउंट मेल्स में घट रहा है ओवरऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड। 2006 में हमारा डब्ल्यूएचओ का सीमेन एनालिसिस क्राइटेरिया में 20 मिलियन स्पर्म पर एमएल मिनिमल चाहिए। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी जिसमें एक डायलॉग था कि इतने मिलियन से लड़के वहां पहुंचा था तो मैं पैदा हुआ हूँ। तो बिल्कुल करेक्ट है कि 20 मिलियन स्पर्म में हो अगर किसी पुरुष में, और 40% से ज्यादा उसमें से मोटाइल और तेज चलने वाले,
तब एक स्पर्म एग से मिलने की क्षमता रखता है। 2010 में वो 15 हो गया और 2021 का भी लेटेस्ट में भी वो 15-16 मिलियन चल रहा है, जिसमें कि पूरे वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ओवरऑल सीमेन स्पर्म के नंबर में गिरावट हो रही है, उसकी मोटिलिटी और उसकी क्वालिटी में गिरावट हो रही है। उसके पीछे आप कहें हमारी लाइफस्टाइल, ग्लोबल वार्मिंग, यूसेस ऑफ मोबाइल फोन्स एंड टबैको अल्कोहल। बहुत सारी बातें आपने एक साथ कवर कर दी। ये आखिरी बात जो आपने बोली, यहाँ से मैं बात को उठाऊंगा। स्पर्म काउंट रिड्यूस हो रहा है, राइट? यानी क्वालिटी जो है स्पर्म की गिर रही है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ओके, हाँ, ऑफ कोर्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी गिर रही है। इसका मतलब कि जो पिछली जनरेशन थी, अगली जनरेशन उससे कमजोर पैदा हो रही है, सब, हाँ, क्वालिटी के भी टर्म्स में, एग्जैक्टली, क्वांटिटी क्वालिटी दोनों में। राइट? और फिर वो चीज फिजिकल लेवल पे भी दिखेगी, मेंटल लेवल पे भी दिखेगी। बिल्कुल। यानी कि एक तरफ तो हम पैदा हुए जा रहे हैं बहुत ज्यादा, और हम खराब गुणवत्ता के इंसान पैदा हो रहे हैं, और फिर हमने ही पूरी प्रकृति का विनाश भी कर डाला है। बिल्कुल। तो दो तरफा ये तलवार चल रही है, जो प्रकृति पर गिर रही है और हम पर भी गिर रही है। तो मैं यही समझाती हूँ कि ईश्वर ने मानव की प्रजनन क्षमता सबसे कम बनाई है। उसका रीजन ये हो सकता है कि अभी इतने में तो हमने ये हाल कर रखा है प्रकृति का। शायद हमारी प्रजनन क्षमता इससे ज्यादा होती तो अब तक ये खत्म हो चुकी होती दुनिया। ये बहुत बड़ा रीजन है, और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं हो रही है, वर्ल्ड वाइड में जी, आपको बिल्कुल, बता रही हूँ। बिल्कुल। तो हर जगह की सिचुएशन यही है कि मेल्स में स्पर्म काउंट कम हो रहा है, उनकी क्वालिटी खराब हो रही है। पीसीओडी पे बात करते हैं। यहाँ पे मेरे पास डेटा है कि करीब करीब हर 5 में से एक भारतीय महिला को पीसीओडी की समस्या है। बिल्कुल। और ये समस्या जो है वो उनकी पूरी लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करती है। उसमें बच्चा न पैदा होना भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। उसके अलावा उनका अपना हेल्थ पे बहुत लाइफस्टाइल नहीं, लाइफ को, ओवरऑल टोटल स्पैन ऑफ लाइफ को प्रभावित करती है। जी। पीसीओडी को फिर कैसे टैकल किया जा सकता है? क्या विधि होनी चाहिए इसके लिए? या कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है? पहले तो दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक हार्मोनल कंडीशन है जो लाइफस्टाइल रिलेटेड है और जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है। 3 टर्म्स मैं यूज कर रही हूँ कि ये हमारी लाइफस्टाइल्स की गड़बड़ियों की वजह से हुआ है। दूसरी चीज मैं कह रही हूँ कि जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी मम्मी को है और हमारी बहन को है तो हमें होने के चांसेस ज्यादा है। और तीसरी चीज मैंने क्या बोली, लाइफस्टाइल और हार्मोनल डिसऑर्डर है कि इस बीमारी में आपकी बॉडी में हार्मोनल डिस्टरबेंस होती है और आपकी बॉडी में आदमियों वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। तो ये तीनों चीजों को मिलाकर के ये बीमारी होती है, और आज की तारीख में ये महिलाओं में होने वाली कॉमनेस्ट हार्मोनल डिसऑर्डर है जो 18 से 40 साल की महिलाओं को हो रही है। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी है और कॉमनेस्ट रीजन टू सीक एनी काइंड ऑफ हार्मोनल ट्रीटमेंट है। और अभी एक मैं वर्ल्ड फोरकास्ट 2025 का आज ही मैं अपना एक रिसर्च पेपर कंप्लीट करके आई हूँ, इसी पीसीओएस पे था, मेंटल हेल्थ पे, पीसीओएस वुमेन के। और वो ग्लोबल फोरकास्ट के हिसाब से 6.5 मिलियन और समथिंग लाइक दैट women सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस 2025 अप्रैल तक का वो डेटा था। मतलब कहने का मतलब कि ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और इंडिया इज द वर्ल्ड कैपिटल। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि इंडिया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का और डायबिटीज का वर्ल्ड कैपिटल हो चुका है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और डायबिटीज आपस में जुड़वा भाई बहन है, दोनों को सेम सिचुएशन गवर्न करती है। दोनों एक जेनेटिकली प्रीडिस्पोज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और अगर भाई को डायबिटीज है तो बहन को पीसीओडी हो सकता है। अगर हमको फैमिली हिस्ट्री में 2 बहनें आजकल लोगों को कम होती हैं, एक भाई, एक बहन होता है। और ये बीमारी जब आप माँ के पेट में थे तब शुरू होती है और जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक रहती है, लेकिन इसका एक्सप्रेशन आपके टीन एज में शुरू होता है।
जब आपको पीरियड्स आना शुरू होते हैं, उसके बाद पता चलता है आपको पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, आपका बॉडी वेट बढ़ रहा है, आपको गलत जगहों पे हेयर आ रहा है, आपके सर से हेयर लॉस हो रहा है, ढेर सारे पिंपल्स आ रहे हैं और उससे आपको एक नेगेटिव बॉडी इमेज होती है, उससे एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ता है, पीयर ग्रुप प्रेशर में कई बार आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें एक टीनेजर गर्ल फेस करती है पीसीओडी की जो होती है। जब वो और बड़ी होती है, एडल्टहुड में जाती है, तो सब फर्टिलिटी कॉमनेस्ट कॉज मैंने आपको बताया कि उसके अंदर ओवुलेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से उसको सब फर्टिलिटी होती है। और जब बच्चा रुकता है तो नॉर्मल पॉपुलेशन में मिसकैरेज होने का चांस अगर 5 से 18% है, तो एक पीसीओडी गर्ल को वो 50 टू 60% होता है। और उसके बाद जब प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान शुगर होना, ब्लड प्रेशर होना, समय से पहले बच्चा होना, ये सारी सिचुएशन बढ़ती है। जब वो फैमिली कंप्लीट करके अपनी 35 प्लस की एज में जाती है, तो उसको आज की तारीख में 30 प्लस में पीसीओडी के ऑलमोस्ट 60% महिलाओं को शुगर हो जा रही है। जब वो मेनोपॉज की तरफ पहुंचती हैं, तो उनको ब्लड प्रेशर, हार्ट, जितनी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, उनके चांसेस बाकी लोगों से 3 to 5% ज्यादा होते हैं। उनको बच्चेदानी की लाइनिंग का कैंसर होने का चांस बाकी लोगों से ज्यादा होता है। उनको स्लीप डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब कुछ के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इन चीजों को कंट्रोल करने के में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, आप अपना जीन पूल नहीं सुधार सकते, लेकिन आप अपनी लाइफस्टाइल पे काम कर सकते हैं। और उससे आप 50% से ज्यादा इस बीमारी को परमानेंटली चेक और कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर आप ओवरवेट पीसीओ या ओबीस पीसीओएस नहीं है, तो आपको ये सारे मेटाबॉलिक डिजीजेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अभी भी ये जो 5 to 6 वन गर्ल अमंग 5 to 6 जो हम देख रहे हैं, ये टिप ऑफ आइसबर्ग हो सकता है। और अभी भी 2 से 3 साल लग जा रहे हैं हमको डायग्नोज करने में। अभी मैं अपना 2000 पेशेंट्स का डेटा देख रही थी, उसमें एक ऐसा जो हमने एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि पीसीओडी को डायग्नोज करने के लिए ये चीजें होनी चाहिए। मेरे पास अभी इतना ऐसा डेटा था जिसमें उस बच्चे को सारी वो चीजें हैं उस लड़की को, लेकिन वो किसी भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन में पीसीओडी में नहीं आ पा रहा है। तो अभी इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है और इस सब के पीछे हमारी लाइफस्टाइल है। हम्म। तो इसको आपने पूछा टैकल कैसे किया जा सकता है, तो अपनी लाइफस्टाइल के थ्रू। लाइफस्टाइल का 3 पिलर्स हैं और सिर्फ खाना और एक्सरसाइज से नहीं, साथ में आपको अपना स्ट्रेस लेवल या मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेल बीइंग आपकी उतनी ज़रूरी है जितनी फिजिकल वेल बीइंग। हम इमोशनली शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहे हैं, जैसे जेन जी से अल्फा की कम है टॉलरेंस, उससे कम अब आ गया बीटा उसकी होगी। तो ये सारी चीजें, हमारे मम्मी पापा हमसे ज्यादा टॉलरेंट थे, उनके मम्मी पापा उनसे ज्यादा टॉलरेंट थे। तो ये सब जो कम हो रहा है, इसमें हम मेंटली वीक हो रहे हैं। तो हमारा मेंटल और हमारा उस पे फोकस नहीं है। आज का जो मैं आपको टॉपिक अपना बता रही थी, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये रिसर्च किया, उसमें 3 ही क्वेश्चन थे, आप अपने बारे में कैसा महसूस करती हैं, आपको भीड़ में कैसा लगता है, और अगर आपको चॉइस दी जाए तो पहले आप अपने इन बीमारियों और सिम्टम्स को ठीक करना चाहेंगी या पहले आप अपनी इनफर्टिलिटी पे काम करना चाहेंगी। 90% महिलाओं का कहना था पहले हम इनफर्टिलिटी ठीक करेंगे। उनको कोई फर्क नहीं है कि उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, उनको नींद नहीं आ रही है, उनको रोना आता है, उनको भीड़ में जाना अच्छा नहीं, उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है। बच्चा चाहिए। बच्चा चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा टेबू और स्टिग्मा हमारी सोसाइटी में, और औरत की फेमिनिटी को हम इससे नापते हैं। अगर हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में महिला को रेगुलर पीरियड नहीं माना आता है, तो उसको उसको ये फील कराया जाता है या उसको ये फीलिंग होती है कि वो लेस फेमिनिन है। एक डर है हमारे अंदर कि बच्चा चाहिए, जैसा आपने बोला। मेंटल हेल्थ खराब है, फर्क नहीं पड़ता। फिजिकल हेल्थ खराब है, फर्क नहीं पड़ता। बच्चा चाहिए। वो ये है कि हम अधूरे रह जाएंगे, हम अकेले रह जाएंगे जीवन में। और वो डर ही जो है हमारी पूरी जिंदगी चला रहा है। और हमारे पास रुक के ये देखने का समय नहीं है कि जिस डर से डरी हूँ, एक्चुअली वो डर ही है जिसमें जी रही हूँ। नहीं, अकेले रह जाएंगे से ज्यादा लोग क्या कहेंगे।
हाँ, ऑफ कोर्स। मतलब कोई कपल मेरे पास दूसरे बच्चे के लिए आता है या 2 बेटियाँ हैं, बेटे के लिए आता है, मैं उससे पूछती हूँ आपको क्यों ज़रूरत है बच्चे का इलाज करने के लिए? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है मैडम, मेरी बेटी तो मेरे लिए बेटे के बराबर है, लेकिन समाज को तो आप जानती हैं, समाज को लोगों बेटा का चाहिए। प्रेशर है, इसलिए हम बेटे के लिए इलाज करने आए, बेटियाँ हैं, बेटे के लिए इलाज बेटा चाहिए इसलिए कंसल्ट करना आए हो। हाँ, और उनके दिमाग में ये भी है कि आईवीएफ से तो बेटा ही होगा। तो मेरे पास रोज 3-4 लोग वापस किए जाते हैं और वो मेरे पास सिर्फ इसलिए आईवीएफ कराने आए होते हैं कि उनको बेटा चाहिए और उन्हें किसी ने बताया होता है आईवीएफ से बेटा हो जाए। हाँ, इस पे मैं आने वाला था। तो ये बहुत बड़ी सिचुएशन है, बेटा प्रेम। बेटा प्रेम पे हम अभी थोड़ी देर बाद आएँगे। उससे पहले आपने ज़िक्र किया कि आप यहाँ फ़िलहाल हम लखनऊ में हैं और यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं मैम का। आप आज़मगढ़ में प्रैक्टिस करती हैं, कोर रूरल एरिया में। एकदम गाँव के अंदर, भोराजपुर खुर्द उस गाँव का नाम है, जिसमें मेरी क्लिनिक है, उससे 3 किलोमीटर पे जो मार्केट है उसका नाम अतरौलिया है और उसी के नाम से मैं अतरौलिया वो करती हूँ। अच्छा। गाँव में किस तरीके का इनफर्टिलिटी को लेकर के लोगों में मान्यता रहती है, धारणा रहती है और किस तरह के केसेज़ आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पे? मैंने जितना आपको बताया है, मैंने अपनी इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस अतरौलिया के बारे में ही आपको बताया है। गाँव में इनफर्टिलिटी को लेके वो बेचैनी जल्दी शुरू हो जाती है और जो लोग अब गाँव का बहुत तेज़ी से अर्बनाइज़ेशन हो रहा है, गाँव कहाँ रह गए हैं। लेकिन एक इश्यू कॉमन है कि अभी भी उनको अगर उनके मेंसेस टाइम से नहीं आते हैं तो उनको गड़बड़ी लगती है, उनको अगर बच्चा नहीं होता है तो वो उनको गड़बड़ी लगती है। हाँ, उसी में जो पढ़ा-लिखा तबका है वो उसको एक ये वो तो धारणा यहाँ भी अवधारणा शहरों में भी है कि हम जब चाहेंगे बच्चा पैदा कर लेंगे। ये सबसे बड़ा एक मिथ है दिमाग में, मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऐसा नहीं होता है कि आप जब चाहेंगे तब बच्चा पैदा कर लेंगे। नेचर ने आपका उसको टाइम फ्रेम दिया हुआ है। तो वहाँ भी मेरे पास ऐसे ही पेशेंट आते हैं। इनफर्टिलिटी अब अवेयरनेस बढ़ गई है, लोग बातें करने लगे इसके बारे में, तो अब 6 महीने से कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी 6 महीने शादी के बाद ही आ जाती है कि उसको बच्चा नहीं हो रहा है। कोई कम्युनिटी है उसमें 5 साल, 10 साल भी बीत जाते हैं। मेरी सास ने तो कोई इलाज नहीं किया था, उनको भी 10 साल बाद बच्चा हुआ था, तो हम लोग भी वेट कर रहे थे। फिर जब वो घर से निकलते हैं तो थोड़ा लोकल में जो लोकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जीपीज़ हैं, उनको दिखा लेते हैं। जब एकदम लेट हो जाता है तब वो मेरे तक पहुँचते हैं। आज की तारीख में जो मैं सबसे बड़ा स्ट्रगल फेस कर रही हूँ कि कपल जब तक मेरे पास पहुँचता है उसके अंदर अंडे ही खत्म हो गए होते हैं। बहुत कम बचे। इस पूरी चीज़ में एक बात निकल के ये आ रही है कि अवेयरनेस नहीं है, जी, हर चीज़ को लेकर के। जी, पीसीओडी को लेकर के, बच्चा कब करना है, सही उम्र क्या होनी चाहिए उसको लेकर के, कंसल्ट करने के लिए कौन सही व्यक्ति हो सकता है उसको लेकर के, जी, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हैं, अवेयरनेस नहीं है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि हम लिटरेट नहीं हैं एक तरीके हाँ, से। हम लिटरेट हैं, एडुकेटेड नहीं। हुँ, बेटर टू से दैट। हम लिखना जानते हैं, लेकिन क्या लिख रहे हैं हमें नहीं पता है। बिल्कुल, या उसको क्या हम पढ़ना जानते हैं, लेकिन उसको क्या पढ़ रहे हैं हमें नहीं पता। मतलब कि हमने शादी कर लिया है, हुँ, हम सेक्स करेंगे, हुँ, बच्चा हो जाएगा। जी, सेक्स करने भर की देरी है, हुँ, बच्चा हो जाएगा, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। और आप जो बातें बता रही हैं वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो मैं पढ़ रहा था इस बारे में, डेटा देख रहा था, तो हर जगह बात ये निकल के आ रही थी कि रूरल एरियाज़ की तुलना में अर्बन एरियाज़ में इनफर्टिलिटी ज़्यादा है। हाँ, रूरल एरियाज़ की तुलना में अर्बन एरियाज़ में सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल ज़्यादा है। हुँ, लाइफ़स्टाइल इश्यूज़, अल्कोहलिज़्म, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ में आपकी ये जो बात है ना, वो रूरल एरियाज़ के क्या इनसाइट्स हैं, वो इनपुट देने में ज़्यादा वैल्यूएबल हो रही है हमें साबित। और चूँकि आपका जो एक्सपीरियंस है, वो रूरल और अर्बन दोनों दोनों का। का है, ठीक है? तो आप सबसे पहले ये बताइए डिफरेंस क्या आप देखती हैं रूरल वर्सेस अर्बन, पेशेंट्स में और सारी चीज़ों में? सबसे बड़ा डिफरेंस है फेथ और ट्रस्ट का। रूरल एरिया का एक पेशेंट आता है तो अब हालांकि चीजें हर जगह चेंज हो रही हैं लेकिन मोटा मोटा अगर मैं बताऊंगी तो वो अगर मेरे पास आता है तो 100% ट्रस्ट करके और
उतनी ज़्यादा डॉक्टर शॉपिंग, विंडो शॉपिंग नहीं करता है, जितना एक अर्बन एरिया का पेशेंट करता है। जितना पढ़ा-लिखा मरीज़ होता है, आज आपने जो भीड़ देखी, मुझे इतना टाइम क्यों लगा, एक-एक पेशेंट उसमें से 10-10 डॉक्टर्स की फाइल्स लेके आया था। अगर मैंने उसको बता दिया कि आपको सिस्ट है, इस सिस्ट को आपको निकालने से फ़ायदा जल्दी होगा बजाय दवा के, तो उसे लगेगा कि इसमें डॉक्टर का कोई इंटरेस्ट है क्या? चलूँ ज़रा एक सेकंड ओपिनियन ले लूँ। ये सेकंड ओपिनियन वर्ड एडुकेटेड वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ का जो पेशेंट आता है वो एक दिन माइंड बनाएगा कि आज हम इस इलाके के सारे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मिल के आते हैं, देखते हैं कौन क्या कहता है। अच्छा, वो पुराना पेपर छुपा भी लेता है अपना, पहले गांव वाला जो होता है वो तो पुराना पेपर छुपा के एज इफ मेरा टेस्ट हो रहा हो वो करता है। यहाँ वाला आता है, अपनी तकलीफ बताता है, फिर कहता है ये देख लीजिए इतने पेपर्स हैं हम लेके आए हैं। फिर मैं बोलती हूँ कि ये चीज़ करना चाहिए। अच्छा, ये करना ज़रूरी है क्या? इसके बिना हम ऐसे तो नहीं जा सकते। तो उसका तर्क-वितर्क, साथ में मिस गूगल एंड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इस दोनों ने इतना ज़्यादा ज्ञान फैला दिया है कि हर चीज़ की उनके पास तोड़ होती है। मैं ये कहती हूँ तो कहते हैं नहीं इसका तो ऐसा भी हो सकता है, इसका तो वैसा भी हो सकता है। फिर प्लस उन्हें ये लगता है कि अब आज मैंने सोच लिया कि मैं आईवीएफ के लिए जा रहा हूँ, तो अब मुझे तो बच्चा होना ही होना है। वो 100% सक्सेसफुल होना है। उन्हें ना तकदीर में यकीन उस वक्त होता है, ना ईश्वर में यकीन होता है। अगर डॉक्टर ने बच्चा कर दिया तो डॉक्टर भगवान है, अगर उसकी ट्रीटमेंट फेल हो गई तो डॉक्टर शैतान है। तो ये चीजें शहरों में ज्यादा, और फेथ ज्यादा मेरे को रूरल एरिया में होता है। जो पेशेंट होता है मेरा, उसको ज्यादा मेरे पे फेथ है। यहाँ पे उसको अभी बिल्ड करने में टाइम लगता है, कई विजिट लगती है। और दूसरी चीज होती है कि वहाँ का पेशेंट को के दिमाग में ये है कि आईवीएफ तो आखिरी है ना, हम्म। आईयूआई तो आखिरी है ना, अभी बहुत टाइम है, पहले बाकी चीजें करें। मतलब आईवीएफ आईयूआई को मैं दर्शकों को ये समझाना चाहती हूँ, जैसे कि किसी भी बीमारी की हल्की दवा फिर उससे ऊपर की दवा होती है, उसी तरह से इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के स्टेप हैं। पहले आप नेचुरली कंसीव करने की कोशिश करते हैं, हो गया ठीक है, नहीं होता है तो आप डॉक्टर पे जाते हैं, डॉक्टर पहले आपको मेडिसिन देता है, आपकी बीमारी पकड़ता है, उससे नहीं होता है तो इंजेक्शन देता है, इंजेक्शन से नहीं होता है तो फिर वो आपको कोई सर्जरी का टेस्ट करता है, या आईयूआई बताता है, या आईवीएफ बताता है। तो ये स्टेप है, इसमें एज कहीं नहीं आती है कि आप 40 के होंगे तो आपको आईवीएफ बताएंगे, आप 20 के होंगे तो ये एक बहुत छोटा पार्ट है। किस कारण से आपको सब फर्टिलिटी है, क्यों नहीं संतानता के आप शिकार हैं? अगर आपकी दोनों ट्यूब बंद है या आपके हस्बैंड में स्पर्म निल है, तो आप कहाँ से नेचुरली कंसीव कर पाएंगे? तो ये चीजों को समझने की जरूरत है, और इसको समझाने के लिए एज अ ट्रीटिंग फिजिशियन, एज अ डॉक्टर, मैं ये अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ कि ये कहाँ से हो जानेंगे, इसको वो अधकचरी नॉलेज क्यों गेन कर रहे हैं, क्योंकि एक राइट प्लेटफॉर्म से राइट व्यक्ति इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। जब हम वो करना शुरू कर देंगे तो उनकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, जो रूरल एरिया में ज्यादा है। रूरल एरिया में एक तबका ऐसा भी, स्पेशली आई एम सॉरी, आईटी सेक्टर, या जो बच्चे बहुत ही फास्ट काम कर रहे हैं, उन्होंने सोचा आज की उनको प्रेगनेंसी प्लान कर लिया उन्होंने, नेक्स्ट 3 मंथ्स में नहीं हुआ यार ना मैम, अब तो आईवीएफ कर दो, कुछ उन्हें नहीं सोचना है। हम्म। तो ऐसे भी नहीं जाना है, आईवीएफ भी तो फेल होता है भाई। जब तक आपकी बीमारी नहीं समझ में आएगी क्यों आपका आईवीएफ हो रहा है, तो वो भी फेल करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिफरेंस है दोनों जगह की, उसमें मेरे को दोनों जगह ही थैंक्स टू ऑलमाइटी दैट आई गेट रियल रियल रिस्पेक्ट एंड व्हाटएवर आई डू फॉर। हम्म। मतलब शहरों में ज्यादा भाव ये है कि हम आए हैं कस्टमर के तौर पर। हाँ, वो अपने को कस्टमर समझते हैं, और वहाँ का डॉक्टर जो आता है इंसान, वो पेशेंट अपने को समझता है। डॉक्टर पेशेंट और कस्टमर एंड क्लाइंट का, कस्टमर एंड दूसरा क्या हुआ उसके साथ, मतलब आई एम सेलिंग समथिंग हाँ एंड यू हाँ, आर माय कस्टमर, दैट काइंड ऑफ बायर एंड रिलेशनशिप। सेलर हाँ काइंड ऑफ हाँ हाँ, रिलेशनशिप, या राइट। मैं चाहूंगा कि आप ऑडियंस को आसान भाषा में बताएं आईवीएफ क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन वात्सल्य। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जब मैं समझाती हूँ तो मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगी, और ये मॉडल आपके पास रखा हुआ है,
तो इसकी मदद लेके मैं आपको समझाना चाहूंगी। नॉर्मली बच्चा रुकता है, ये यूट्रस है। हर औरत को एक यूट्रस, 2 ट्यूब तो ओवरीज होती है। इसमें से आधा यूट्रस, 1 ट्यूब, 1 ओवरी भी हो तो आपको बच्चा रह सकता है। तो बच्चा रखने का काम ये यूट्रस या वूम करता है, ठीक है? और ये ओवरीज हैं जिसमें अंडे होते हैं। और ये इनमें अंडों की संख्या हमारे नाक, कान, आँख की तरह से फिक्स हो जाती है जब आप माँ के पेट में रहते हैं। जब लड़की बड़ी होती है, मैच्योर होती है, 17-18 साल की होती है, तो हर महीने कभी राइट कभी लेफ्ट से कोई एक एग इस लायक बनता है, इस जगह पे पहुंचता है जहां वो फर्टिलाइजेशन के काबिल हो सके। तो ये एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कह ले या हेल्दीएस्ट वो चॉइस होती है, और हर महीने हजारों अंडे मरते हैं एक उस एग को सिलेक्ट होने के लिए। वो अंडा सेलेक्ट होता है, वो एक पानी की झिल्ली में बढ़ता है जिसको हम फॉलिकल कहते हैं। जब वो रप्चर होता है उसको हम ओवुलेशन कहते हैं। उस वक्त वो एग कहाँ निकल रहा है? पेट के अंदर। हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स, सीमेन कहाँ जा रहा है? विजाइना में, जो बॉडी के बाहर है। तो ये दोनों मिलेंगे कैसे? उसी के लिए ये ट्यूब बनी है, फेलोपियन ट्यूब जिसको हम कहते हैं, जो एक तरफ से पेट से अंडा लाती है, दूसरी तरफ से यूट्रस से जुड़ी रहती है। तो जब आपको, अभी मैं पहले बता रही थी कि अगर किसी पुरुष में 15 से 16 मिलियन स्पर्म पर ml ऑफ सीमेन होते हैं और उसमें से 40% से ज्यादा तेज चलने वाले होते हैं और ये ट्यूब खुली होती है, तो एक स्पर्म पहुंचता है इस फेलोपियन ट्यूब में और फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फेलोपियन ट्यूब। यहीं पे गर्भ रुकने की शुरुआत होती है। अब किसी की ट्यूब मान लीजिए बंद हो, अगर इधर से बंद होगी तो स्पर्म नहीं आ पाएगा, इधर से बंद होगी तो एग नहीं आ पाएगा, तो दोनों मिल नहीं पाएंगे, बच्चा नहीं रुक पाएगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उन दंपतियों के लिए बना था जिनकी फेलोपियन ट्यूब्स बंद थी और स्पर्म और एग नहीं मिल पा रहे थे। तो जब हम वो काम फर्टिलाइजेशन का जो फेलोपियन ट्यूब में हो रहा था, जब हम बाहर मशीन में करते हैं तो उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। तो ये बना तो था शुरुआत में इसके लिए, लेकिन बाद में इसका फायदा उन दंपतियों को भी होने लगा जिनके पति में वीर्य की संख्या 15 मिलियन से कम थी, का 1-2 थी, 2-4 थी, या बिल्कुल नहीं थी, या किसी के अंदर अंडे नहीं थे, किसी को ट्यूब नहीं थी, ये या किसी को बिना कारण ही बच्चा नहीं हो रहा था, या किसी के घर में बहुत सारी बीमारियां थी और उनके बच्चे खराब हो जा रहे थे। इन सारे केसेस में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का इस्तेमाल होने लगा। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में नॉर्मली हम करते क्या है, महिला को 10 से 11 दिन इंजेक्शन लगते हैं गोनाडोट्रोपिन्स के। वो हार्मोन है जो ब्रेन भेजता है एग को ग्रो करने के लिए। तो नॉर्मली इंसान को एक बच्चा होता है, एक एग की ग्रोथ के बराबर का हार्मोन आपकी बॉडी निकालती है। लेकिन जब हम लैब में वो काम करने जा रहे हैं तो हमारा काम एक से नहीं चलता है, तो हमको एक से ज्यादा अंडों की जरूरत होती है। तो बाहर से हम एक्सोजेनस गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन महिला को लगा के 10 से 11 दिन उनके अंदर 6 से 10 अंडे बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा एम होता है कि एटलीस्ट हम 2 अच्छे भ्रूण या एम्ब्रियो बना सके जिससे प्रेगनेंसी उनको दे सके हम। और फिर उसको हम निकालते हैं अंडों को बेहोशी दे करके अल्ट्रासाउंड द्वारा पति के स्पर्म से मिला करके, और उससे गर्भ बना के उसको दोबारा हम एक स्पेशल सिरिंज द्वारा गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं। तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में सिर्फ हम फर्टिलाइजेशन करके एक सर्टेन स्टेज तक भ्रूण को बाहर बढ़ा सकते हैं। वो 2 दिन का हो सकता है, 3 दिन का हो सकता है, सबसे एडवांस ब्लास्टोसिस्ट होता है जो 5 डेज का होता है, जो आजकल हम ट्रांसफर कर रहे हैं। कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि पूरा बच्चा किसी टेस्ट ट्यूब बेबी टेस्ट ट्यूब में या मशीन में बढ़ा के आपको दे दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक एम्ब्रियो जो यहाँ पे नॉर्मली भी जब ट्यूब में गर्भ रुकने की शुरुआत होती है तो ब्लास्टोसिस्ट मोरुला टू ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे यहाँ जाकर के चिपकता है। उसी स्टेज का भ्रूण हम आपके यूट्रस में डाल देते हैं और वहां पे उसके चिपक करके गर्भ बनाने का चांस 50 to 55% होता है अगर आपकी एज 30 और 32 के नीचे हो और आपके अंदर कोई और बीमारी ना हो सिवाय ट्यूब बंद होने के। तो मतलब कि सबसे पहली बात आईवीएफ में
भाई पूरा बच्चा जो है वो पेट के बाहर नहीं होता है। हाँ, ये बहुत मेरे पंडित जी ने कहा साइंस इतना आगे बढ़ गया मैडम, आप मशीनुआ में बच्चा बना के लोगों को दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस तरह की गलतफहमियां लोगों के दिमाग में है, तो इसलिए मैंने ये जिक्र किया कि सिर्फ हम एक एम्ब्रियो जो आँख से दिखाई भी नहीं पड़ता है, वो बना करके अंदर डालते हैं। वो 5 दिन, हुँ। 5 दिन से पहले ही वो वापस पा वomb में चला 5 दिन जाता है, के 5 यूट्रस में। दिन का मैक्सिमम 5 टू 6 डेज़, अच्छा, बहुत उसको हम बढ़िया। ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, आईवीएफ के अलावा और क्या-क्या प्रोसीजर्स होते हैं? आईवीएफ एक जनरलाइज्ड टर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए, जो आप नॉर्मली अगर एक चीज़ और यहाँ पे कहना चाहूँगी कि नॉर्मली अगर कपल में मेल में स्पर्म है और फीमेल में एग्स है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, तो उन्हीं के एग और स्पर्म को मिला के किया जाता है, तो इसको सेल्फ साइकिल कहते हैं। आईवीएफ की एक एडवांस प्रक्रिया है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। उसने बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ले आया इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की फील्ड में। क्यों? क्योंकि अब तक इवन आईवीएफ पे उन्हीं को हो सकता था जिनके पतियों में एटलीस्ट 5 मिलियन से ऊपर स्पर्म काउंट होता था। अगर 5 मिलियन से नीचे काउंट है तो उनको आईवीएफ द्वारा भी बच्चा नहीं हो सकता था, या वो दंपति जिनको टोटल फर्टिलाइजेशन फेलियर हो जाता था कि आपका काउंट भले 20 मिलियन हो, लेकिन जब हमने आईवीएफ करने के लिए आपकी मशीन में रखा तो एक भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो उनको उनके लिए ये तकनीक वरदान साबित हुई, जिसमें नॉर्मली क्या होता है कि अंडा गोल होता है और स्पर्म लंबा होता है। तो नॉर्मली भी फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म को एग की दीवार तोड़ के उसके अंदर जाना होता है। तो इस प्रक्रिया को जब हम करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसी की प्रक्रिया में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसी नेचर को हम इमिटेट कर रहे हैं। हम स्पर्म को एग के अंदर एक स्पेशल मशीन के अंडर पावर माइक्रोस्कोप में करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन फेलियर होने के चांसेस रुक जाते हैं, पहला। दूसरा, वो दंपति जिनके अंदर 1 ही 2 स्पर्म है, उनका भी काम हो सकता है, क्योंकि अंडों की संख्या बहुत लिमिटेड है, हमारे पास 4 या 6 अंडे हैं। उतना स्पर्म मिल जाता है जिसका काउंट 1 मिलियन है, या 2-4 स्पर्म जिसके अंदर है। या अगर ऊपर स्पर्म आ ही नहीं रहा है, लेकिन उनके टेस्टिस के अंदर स्पर्म है, तो उसको हम इंजेक्शन से निकाल लेते हैं, जिसको हम टीसा कहते हैं, टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। कभी-कभी टेस्टिस से स्पर्म को बाहर निकलने के लिए जिस ट्यूब में रहना होता है, वो ट्यूब ब्लॉक होती है और स्पर्म रहता है लेकिन बाहर 0 आता है, तो उस ट्यूब से हम निकाल लेते हैं, उसको पीसा कहते हैं। तो ये सब एडवांस टर्मिनोलॉजीज हैं आईवीएफ की, और आईवीएफ का क्षेत्र काफ़ी ब्रॉड हो गया इक्सी के आने से। इसका फ़ायदा उन दंपतियों को भी मिलने लगा जिनको और भी कारणों से बच्चा नहीं रुक रहा था। और फिर तीसरा और क्या टर्म में आईवीएफ में आपको सोच सकती हूँ, डोनर oocyte। अगर महिला के अंदर अपने अंडे नहीं है, उसको समय से पहले मेनोपॉज हो गया है, या उस महिला की फैमिली में कोई ऐसी बीमारी है जो हर पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिट हो रही है, उन लोगों के लिए हम oocyte डोनेशन कर सकते हैं। जिनके पतियों में स्पर्म नहीं है, उनको हम स्पर्म डोनेशन साइकिल ICSI-D कहते हैं उसको, वो कर सकते हैं। किसी के अंदर यूट्रस नहीं है, उनको हम सरोगेसी कर सकते हैं। किसी का बच्चा बार-बार खराब होता है, उसको सरोगेसी कर सकते हैं। या किसी के यूट्रस में बहुत सारे ट्यूमर्स हैं, या किसी को हार्ट डिजीज़ है, कोई ऐसी बीमारी है जो जान को खतरा साबित हो सकती है, उन लोग के लिए सरोगेसी है। तो ये सारे जनरल टर्मिनोलॉजीज़ हैं। ट्रांसफर एम्ब्रियो जो हम गर्भ बना के जब आपके यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, उसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। जैसा मैंने बताया कि वो 2 दिन का गर्भ आपके अंदर भ्रूण डाला जा सकता है, 3 दिन का डाला जाता है। सबसे एडवांस जो हम यूजुअली डालते हैं वो डे 5 का होता है, लेकिन डे 6 और डे 7, अभी लेटेस्ट डे 7 पे भी काम हो रहा है। लेकिन जो कॉमनेस्ट यूज़ कर रहे हैं हम डे 5 का ब्लास्टोसिस्ट यूज़ कर रहे हैं। ऑलराइट। तो कुल मिला के मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आईवीएफ एक बहुत ब्रॉड टर्म है यस। और उसके अंदर अलग-अलग टेक्निक्स हैं जो कि और इवॉल्व होती जा रही जी, हैं। जी, जी। ठीक है, जिससे लोगों को और सुगमता से बच्चा बच्चा पैदा करने में मदद मिल पा रही है। जी। तो ये जो इतनी टेक्निकैलिटीज़ हैं, एक एवरेज
नॉर्मल पढ़ा-लिखा इंसान, चाहे वो गाँव का हो, चाहे वो शहर का हो, जब वो आपके पास आता है, तो इतना कुछ एक्सप्लेन करने में आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, ये मानते हुए कि उसकी अपनी भी बहुत सारी धारणाएँ होंगी जी। और आपके पास आया है, तो बहुत हताश होगा, बहुत निराश होगा। सो एक तरीके से मनोवैज्ञानिक का भी काम आपको ही करना है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो किसी भी आइंस्टीन ने बोला था कि अगर आप किसी भी टेक्निकैलिटी या कॉम्प्लेक्सिटी को जितना सिंप्लीफाइड वे में समझा सकते हैं, दैट मीन्स आपको सब्जेक्ट का कमांड है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जैसे मैंने आपको ये पूरा फर्टिलाइजेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल बताया, इसी तरह से हर पेशेंट, हर कपल को फर्स्ट कंसल्टेशन में मेरे पास 45 मिनट टू 1.5 आवर्स लगते हैं मिनिमम, एक पेशेंट, एक कपल को। तो उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि उसकी प्रॉब्लम्स पहले सुनूं कि वो क्या कहना चाहता है। बहुत लोग की यही शिकायत होती है कि मैडम, हम पहली बार किसी ने ये कहा कि आप क्या चाहते हैं, बाकी लोग अपना बता के छोड़ देते हैं। तो पहले मैं कोशिश करती हूँ जानने की कि उसका माइंडसेट क्या है, वो क्या चाहता है, क्या सोच के आया है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके बाद मैं इन चीज़ों को सिंप्लीफाई करके बताती हूँ, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट जो है, वो किसी मियादी बुखार, टीबी, वायरल इन्फेक्शन का नहीं है कि उसका इतने दिन का कोर्स कर लोगे, खत्म हो जाएगा। ये स्टेप वाइज प्रोसीजर है। किसी को मेरी 1 हफ्ते की दवाई या सिर्फ मेरी उसकी बातें सुन के उसको, जो आपने कहा मनोवैज्ञानिक, उसको मैंने मेंटल सुकून दे दिया, वो घर जाके आराम से रिलेशनशिप में रहा, तो उसको प्रेगनेंसी रुक गई। किसी को हल्का-फुल्का इन्फेक्शन था, उसको दवाई दे दी 1 हफ्ते की और वो उनको प्रेगनेंसी रुक गई। वहीं किसी को 3-3 4-4 आईवीएफ भी फेल हो जाते हैं। तो ये स्टेप वाइज प्रोसीजर है और डॉक्टर और कपल दोनों को समझना है कि किस स्टेप पे कितनी दूर रुकना है। उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं, आपकी एज और किस कारण से आपको सब फर्टिलिटी है। तो अगर ये चीजें मैं कन्वे कर पाती हूँ उसकी भाषा में, मेरा मानना है कि जब मेरा पेशेंट ये समझ जाएगा कि उसे प्रॉब्लम क्या है, तो वो मेरी ज्यादा हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता होगा कि वो ये करेगा तो ये हो जाएगा, ऐसा करेगा तो ऐसा। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि सिंप्लीफाइड वे में उसको समझा सकूं कि क्या प्रॉब्लम है, इसके क्या क्या पॉसिबल सिचुएशन है, और फिर आप मुझे बता दो कि कहाँ से आप शुरू कर सकते हो। मेरी तरफ से ये बेस्ट। फिर यहाँ पे बात ये निकल के आती है कि कितने केसेस में आपको आईवीएफ तक जाना पड़ता है? हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आईवीएफ आजकल जो बहुत ये फैशनेबल टर्म हो गया, आईवीएफ स्पेशलिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने को आईवीएफ स्पेशलिस्ट बिल्कुल नहीं कहलाना चाहती हूँ। मैं एक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। रिप्रोडक्टिव मेडिसिन डील करती है टोटल एंडोक्रिनोलॉजिकल, हार्मोनल, फीमेल एंड मेल रिलेटेड इश्यूज इंक्लूडिंग सब फर्टिलिटी, और उसका ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल से लेकर के आईवीएफ तक है। आईवीएफ उसकी एक विधा है जो उन लोगों को दी जाती है जब बाकी ट्रीटमेंट फेल किया कर जाते हैं, और कायदे से अगर आपको इसकी 30% से लेस पॉपुलेशन में जरूरत पड़नी चाहिए करने की। प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई कि हमारे पास आईवीएफ क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे 2 रीजन है। एक्सट्रीम्स, बहुत लेट आ रहा है पेशेंट, उसकी प्रजनन क्षमता या तो बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, और प्लस उसके दिमाग में ये चलता रहता है कि ये तो कभी भी कर सकते हैं। तो इन कारणों से आईवीएफ बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। और प्लस कपल भी घबराया हुआ है, उसको भी हर चीज तुरंत चाहिए, स्विगी जोमेटो की तरह आपने क्लिक किया और आंसर हासिल है। तो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में बहुत पेशेंस की जरूरत होती है, जो हमारे पास आज रह नहीं गई। ये एक बहुत बड़ा कारण है आईवीएफ के राइज का। तो मेरे पेशेंट्स में मुझे नहीं लगता 30% को भी आईवीएफ की जरूरत पड़ती है, उससे बहुत कम को जरूरत पड़ती है। मैंने कभी उस आंकड़े पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन ध्यान दे के आपको बताऊं। तो मतलब कुल मोटा-मोटा हम ये समझ सकते हैं कि आधे से ज़्यादा पेशेंट्स जो आपके मोर पास देन आते हैं, दैट, उनको आईवीएफ की ज़रूरत नहीं मोर पड़ती देन है, 80% उससे पहले ही वो कंसीव कर जाते ओके, हैं। ओके, ओके। और जो आईवीएफ लेते हैं, उनमें सक्सेस रेट लगभग कितनी मान के चल सकते हैं? हाँ, तो मैंने आपको एक सक्सेस रेट दी थी कि अगर आपका सिर्फ ट्यूब बंद है और आपके अंदर कोई और प्रॉब्लम नहीं है, और आपकी एज 32 के अंदर ही है, 32-33 तक, तो इसकी सक्सेस रेट आज की तारीख में क्लिनिकल प्रेगनेंसी रेट 50 to 55% है।
टेक होम बेबी रेट 30 to 35%। अब इन दोनों में अंतर क्या है? प्रेगनेंसी बहुत लोग को आ जाती है, उसके बाद मिसकैरेज होता है, किसी को प्री टर्म लेबर होता है, किसी को किसी कारण से 9 मंथ या फुल टर्म बेबी जो जिंदा हेल्दी आपके घर जाए, वो चांसेस मैं बता रही हूँ। और जिनकी एज 32 से ज्यादा है? 35 के ऊपर है, 35 तक 40% के करीब है। और जो जो एज बढ़ेगी 40-42 पे 5 to 10% हो जाती है। अच्छा, ठीक है। अगले सेक्शन की तरफ हम बढ़ेंगे और मिथ्स और मिसकंसेप्शंस की हम बात करेंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि इनफर्टिलिटी को लेकर के जो लोगों में सबसे बड़ा मिथ्स आप क्या फेस करती हो? ये अभी सबसे बड़ा मिथ यही है कि इनफर्टिलिटी को लोग बीमारी समझते ही नहीं है। पहली चीज, उसमें क्या क्या फैक्टर्स काम करते हैं इस पे उनका कोई फोकस नहीं होता है। और इनफर्टिलिटी हुई नहीं कि सबका ये मानना है कि पत्नी में कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए बच्चा नहीं हो रहा है। पत्नी की सारी जांचें हो जाती हैं, पति से कहा जाता है कि भाई आप एक अपना सीमेन एनालिसिस करा लो, जो हमारा एज पर आर हम जो पढ़ाई करते हैं उसमें सबसे सस्ता और सबसे नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है सीमेन एनालिसिस। तो इनफर्टिलिटी के वर्कअप का फर्स्ट टेस्ट शुड बी सीमेन एनालिसिस। लेकिन हमारी सोसाइटी में पति कहता है अभी देखते हैं, पहले इनकी जांच कर लीजिए, मैं तो एकदम ठीक हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है। तो ये मिथ को हमें तोड़ना है। लेकिन आई एम हैप्पी एंड ग्लैड टू शेयर, जो हमारी ये जनरेशन चल रही है मिलेनियल्स और उसके आगे वाले, उन वो दे आर मोर देन रेडी टू गेट टेस्टेड। वो हमेशा वाइफ के साथ पूरी तरह से सपोर्टिंग रहते हैं, कोऑपरेटिंग रहते हैं, और वो कई बार खुद आके आगे बढ़ के कहते हैं मैडम मेरा भी टेस्ट कर लीजिए। तो ये मिथ हमें अभी भी बहुत लोगों के बीच में है कि इनफर्टिलिटी फीमेल प्रॉब्लम है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेल्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। 30% मेल और 40-40 अगर दोनों को कहते हैं तो अलग अलग वो रिस्पॉन्सिबल है, 20 में कंबाइन भी हो सकते हैं, दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा, और ये इससे रिलेटेड एक और बात याद आई कि ये कोई जेनेटिक बीमारी नहीं होती है। जैसे कि मेरी माँ को, मेरी चाची को बच्चा नहीं हुआ तो मुझे बच्चा नहीं होगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी। अच्छा, जी। ठीक है। मेरा अगला सवाल भी इनफैक्ट यही होने वाला था कि ये इनफर्टिलिटी फीमेल प्रॉब्लम कितनी होती है, क्योंकि मैंने जो डेटा निकाला उसमें भी यही है कि 40 से 50% ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पुरुषों में समस्या तो इनफर्टिलिटी की ज्यादा होती है। यहाँ मैं मतलब वही, 50-50% जी, चांस चल रहा है। जी, जी। तो मैं यहाँ यही शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मैं इन द बिगिनिंग ऑफ माय प्रैक्टिस 20 years ago, व्हेन आई यूज्ड टू लुक एट द पेशेंट्स, फीमेल्स में प्रॉब्लम्स ज़्यादा मिला करती थी मुझे, मेल्स में थोड़ा कम। जैसे वो 50-50 ना होकर के 40% मेल फीमेल का था तो 30% मेल का आता था, 20% आता था और बाकी में कॉमन आता था। आज की तारीख में ऑलमोस्ट इक्वल, कभी-कभी मेल्स की प्रॉब्लम बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही है। और प्रॉब्लम क्या है कि मेल्स पे हमारा एज एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम कपल को ट्रीट नहीं करते, मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स को ट्रीट करते हैं। तो हमारा पूरा फोकस ना हमारा होता है मेल पे और ना उस कपल का होता है, दोनों की तरफ से ये नेग्लेक्ट हो रहा है और इसको हमें करेक्ट करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? इस क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में ये समझा जाता है कि पुरुष में तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है, तो हम भी तो उसी सोसाइटी के पार्ट है, उसी में बड़े हुए हैं। तो अपने बिलीफ को तोड़ने, अनलर्न करके रीलर्न करने में डॉक्टर को भी टाइम लगता है। हम्म, ये बड़ी बात कही आपने। हम भी उसी सोसाइटी का पार्ट है। ठीक है। स्ट्रेस, वैसे इस पे हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी। स्ट्रेस, पॉल्यूशन और इर्रेगुलर लाइफस्टाइल, ये कैसे इनफर्टिलिटी पे असर डालते हैं? टोटली यही तो लाइफस्टाइल है। ये स्पर्म काउंट क्यों कम हुआ? क्योंकि गैजेट्स आए, हमने मोबाइल पे पैंट की जेब में रखी, उससे रेडिएशन निकला। एयर पोल्यूशन क्या दे रहा है? सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ा रहे हैं। फ्री रेडिकल्स मतलब वो मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो जाके हेल्दी टिश्यूज को अटैक करते हैं, उनकी क्वालिटी खराब करते हैं। ओबेसिटी, एक्सेसिव खाना, ये सारी चीजें,
और बहुत सारे केमिकल्स हैं जो एक हार्मोन की तरह बॉडी में जाके काम करते हैं और सही हार्मोन को रिप्लेस करके उसकी जगह काम करने लग जाते हैं। तो हमारे एग और स्पर्म की क्वालिटी खराब करते हैं, हमारी रिप्रोडक्टिव साइकिल को खराब करते हैं। उनको हम एंडोक्राइन डिसरप्टर्स कहते हैं। आपने तीसरी चीज क्या बोली? स्ट्रेस। स्ट्रेस। स्ट्रेस पे मैंने बात की थी। स्ट्रेस पर से इनफर्टिलिटी क्रिएट नहीं करता है, लेकिन जब भी किसी भी कारण से स्ट्रेस को हम एक आजकल टैग लाइन की तरह यूज करते हैं। अरे कोई सोचता है कि मैं जितना सक्सेसफुल हूँ उतना ज्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, मतलब वो अपने को ये दिखाना चाहता है, ओ माय गॉड आई एम अंडर सो मच स्ट्रेस, एज इफ ही इज शोइंग हिज सम एक्सपेंसिव कार और वॉच, समथिंग लाइक दैट। बट स्ट्रेस जहाँ पे होता है, स्ट्रेस हमेशा गलत हार्मोन, गलत नर्व्स को स्टिमुलेट करता है और उससे बॉडी का फोकस आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से दूर जाता है। उसकी ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, तो आपके गैमेट्स की क्वालिटी खराब होती है। इस तरह वो उसमें पार्टिसिपेट करता है। और स्ट्रेस आपकी फैमिली लाइफ को खराब करता है, तो आपकी फिजिकल इंटीमेसी खत्म होती है, आपकी बॉन्डिंग खत्म होती है, तो भी आपको सफर्टिलिटी होती अगला जो मेरा सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इस पे तो हम बहुत विस्तृत चर्चा भी कर सकते हैं। मास्टरबेशन। मास्टरबेशन फर्टिलिटी को पे कितना इम्पैक्ट डालती है? है। मैस्टरबेशन का फर्टिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है, बट ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग समझते हैं। मतलब मेरे पास ऐसे भी हस्बैंड्स और पार्टनर्स आए हैं जो अकेले में उन्होंने रो के बताया है कि मुझे मेरी पिछली गलतियों की सजा मिल रही है, इसलिए मेरे को बच्चा नहीं हो रहा है, या उनको ईडी हो जा रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने लग जा रही है, क्योंकि उन्होंने बचपन में मैस्टरबेशन किया था। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैस्टरबेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारी चीजें रिलीज होती हैं अंदर, और उसको बाहर उन सेक्रेशंस को निकलने का कोई और तरीका नहीं होता है। जो बॉडी बनाती है, टेस्टिस बनाती है, उस पूरे सिस्टम में बनता है, उसके लिए मैस्टरबेशन होता है। लेकिन मैस्टरबेशन को लोग गलत तरीके से यूज भी करते हैं फॉर सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन विद, आजकल जो बहुत सारी पोर्नोग्राफीज एंड थिंग्स लाइक दैट आ गई हैं, और जिसकी वजह से अगर वो उसकी हैबिट बना लेते हैं, उसको अपना एक्सप्रेशन बना लेते हैं चीज़ों का, तो वहाँ पे वो गलत है। लेकिन मैस्टरबेशन पर से इनफर्टिलिटी नहीं करता है। एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पर हम अलग से बात कर सकते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट है, बॉयज को इसके बारे में हमें घर में ये बताया जाता है, वो गिल्ट में जीते हैं इस चीज को लेकर के। बहुत सारे गिल्ट ट्रिप्स होते हैं उनको। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि एक नेचुरल प्रोसेस है, जो कोई लड़का टीनेज में अगर करता है तो उससे उसको आगे जाके किसी भी तरह की ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो सकती हैं, उसके दिमाग में रहता है मुझे इसलिए ये बीमारी हो गई, ना उसको सिर्फ फर्टिलिटी उसकी वजह से हो सकती है, कोई और रीजन आ सकता है जिसकी वजह से उसको हो सकता ठीक है, हमने ये समझा कि मास्टरबेशन डायरेक्टली फर्टिलिटी को है। बिल्कुल भी प्रभावित नहीं अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन फिर अगला सवाल ये आएगा कि कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए जो कि हेल्दी और अनहेल्दी के बीच में डिवाइड होगा? वो डिपेंड करता है। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं और आपकी सर्कुलेशन और सिक्रीशंस वहाँ के इकट्ठे हो गए हैं, तो किसी किसी को नाइट फॉल हो जाती है, किसी को स्पॉन्टेनियस फॉल हो जाती है। अगर नहीं होती है और आपको वो करना पड़ता है वंस अ डे और वंस इन 2-3 डेज, तो इट्स परफेक्टली नॉर्मल। ऑन कॉन्ट्ररी, अगर आप दिन में 2 बार, 4 बार, 10 बार अगर मैस्टरबेशन करने लग जाते हैं, इट इज टोटली अनहेल्दी, एंड दैट इज गोइंग टू लीड टू लॉट ऑफ, मतलब कई तरह के स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस। एंड बेसिकली जो फ्रीक्वेंट मैस्टरबेटर्स हैं जो मैं मिली हूँ, वो अधिकतर एंजाइटी, डिप्रेशन या सोशल इश्यूज के शिकार होते हैं। ओके। अब इसमें एक बात और आती है, पोर्नोग्राफी। हम्म। वो मास्टरबेशन और फर्टिलिटी दोनों पे किस तरीके से इम्पैक्ट डालती है? और एक तीसरा एंगल ऐड कर सकते हैं हम, मेंटल हेल्थ पे। तो देखिए, लाइक हर चीज के अच्छे और बुरे पहलू हैं।
पोर्नोग्राफी इज नॉट अ गुड थिंग, डेफिनेटली इट शुड बी। अगर आप एक मेच्योर एडल्ट नहीं हैं, और इवन हमारी कंट्री में या वर्ल्ड वाइड सेक्स एजुकेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जानकारी कितनी होती है, हमको अधकचरी नॉलेज होती है, और हम अपनी उस नॉलेज को बढ़ाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हमारी सोसाइटी में लड़कों की शादी होती है तो उसके पहले वो अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करते हैं, पोन्स देखते हैं, and through that they come to understand what is sex, how to perform it, and what do you expect out of it. तो उससे आपको एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है अपने लाइफ पार्टनर से, अपने आप से, कि आपकी परफॉर्मेंस की क्या लेवल होगी, कितना लंबा आपका इरेक्शन चलेगा, और इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां आपके मन में आती हैं जो हेल्दी नहीं है। बहुत सारे कपल्स आकर के मुझसे ये कंप्लेन करते हैं कि उनको ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। उसके पीछे बहुत हद तक पोर्नोग्राफी जिम्मेदार है। बहुत सारे आजकल के तो एआई मेड वीडियोस आ रहे हैं, वो चले जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेचुरल है। कोई भी सेक्सुअल एक्ट 3 मिनट से ऊपर जाए तो दैट इज समथिंग, मतलब 3 to 5 मिनट्स इज मोर देन, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन उसको देख करके आप भी सोचते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए, और आपका पार्टनर भी ऐसा सोचता है। तो एक ये उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। एट द सेम टाइम एक कपल जो टोटली एसेक्सुअल है, जिसके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं डेवलप हो पा रही है, और उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जा रहा है, या एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है, अराउजल नहीं हो रहा है, उनको हम उसी तरह की कुछ हेल्दी पोर्नोग्राफीज है, उनको हम कहते हैं कि आप ऐसी बुक्स पढ़िए, ऐसी चीजें आपस में बैठ के शेयर कीजिए, जिससे कि आपके अंदर वो चीजें आए, तो उसको हम एज अ ट्रीटमेंट मोडालिटी भी यूज करते हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंगल इज कि आज की लाइफ में स्ट्रेस इतना है, वर्क प्रेशर इतना है, कि मेल पार्टनर्स को मैं देख रही हूँ कि पोर्नोग्राफी के साथ मैस्टरबेशन करने के बाद उनकी सेक्सुअल फिजिकल इंटीमेसी की जरूरत कम हो गई है। वो जाना नहीं चाहते हैं, वो उनको एक फोर्सफुल एक्ट लगता है जिसमें उनको मेहनत करनी पड़ती है, और जिसका इम्पैक्ट उनकी मैरिटल लाइफ और उनकी इनडायरेक्टली फर्टिलिटी पे पड़ता एक इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रश्न और आ रहा है, वो है रिलीजियस और कल्चरल मिथ्स ब्रेक डाउन करना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है कि तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है, या फिर भगवान निर्णय लेंगे, ऊपर वाला निर्णय लेगा, अल्लाह निर्णय लेगा कि तुम्हारे कितने बच्चे होंगे, क्यों होंगे। तो इसको लेकर के इनफर्टिलिटी से आप कैसे रिलेट है। करती हैं? मैं तो ये कहूंगी, ये तुम्हारे पूर्व जन्मों ने ही इस जन्मों में ना काम करने का, ज्यादा खाने का और ठीक से ना रहने का परिणाम है, बजाय इसके कि पूर्व जन्म में तुम्हारे क्या हुआ था, ये किसी ने नहीं देखा है। रिगार्डिंग अल्लाह, उसने जितना दिया है, या भगवान उसने जितना दिया है, जब दिया है उतना तो मिलेगा, उतना ही मिलेगा, ये मैं भी मानती हूँ। ना समय से पहले, ना किस्मत से ज्यादा। लेकिन भगवान और अल्लाह मियाँ ने ये नहीं कहा कि तुम सोए रहे हो, ऊपर से तुम्हारे मुंह में हम खाना डाल देंगे। हम अपनी तकदीर खुद अपनी मेहनत से लिखते हैं। वैसे ही इनफर्टिलिटी है, हम सही दिशा में सही कदम उठा करके चलते हैं, और बाकी उस ईश्वर पे छोड़ देते हैं कि उसका वो हमें अच्छा फल दे। ओवर पॉपुलेशन और राइजिंग इनफर्टिलिटी, ये बैलेंस कैसे मेंटेन होगा फिर? ये बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जिसे बच्चा करने की जरूरत है, जैसे अगर हमें 2 लड़की है तो हम लड़के के लिए तीसरा चौथा बच्चा ना करें, और जिसके पास बच्चा नहीं है वो बच्चे के लिए ट्राई करे। ये दोनों का बैलेंस तब बन पाएगा। और एडॉप्शन, एडॉप्शन पे हम बहुत कम बात करते हैं। एडॉप्शन के बहुत सारे ऑब्लिगेशंस हो गए हैं, पब्लिक एडॉप्शन पे यकीन नहीं करती है। तो शेयरिंग जैसे, मैं बहुत ही एक अजीब एग्जांपल दे रही हूँ कि स्वर्गीय अटल जी की एक योजना थी कि सारे देश की नदियों को आपस में मिला दिया जाए, तो कहीं पे ओवरफ्लो और कहीं पे सूखा, वो नहीं होगा और सबको बराबर मिलेगा। उसी तरह से अगर हम एडॉप्शन पे यकीन करते हैं एज ए सोसाइटी, हम इतने मेच्योर हो जाते हैं कि जिनके पास ज्यादा बच्चे हैं वो उनके साथ शेयर कर सकें, जिनके पास बच्चे नहीं है, तो हम इनफर्टिलिटी और सब फर्टिलिटी जिसे कहते हैं, और ओवर पॉपुलेशन, दोनों पे के बीच में एक बैलेंस बना सकते हैं। लेकिन वो एक आइडियल सिचुएशन हो गई। दूसरा ये है कि हम इनफर्टिलिटी का टाइम से इलाज करें, और उतने ही बच्चे करें जितना जरूरत है, तो हम इस बैलेंस को मेंटेन कर पाएंगे। करेक्ट।
तो इसी के साथ हम अगली जो बातचीत करेंगे वो पूरी इस पे होगी लाइफ़स्टाइल, फूड और सब्सटेंस यूज़। कैसे, कौन से हैबिट्स होने चाहिए, डेली हैबिट्स होने चाहिए जैसे कि डाइट हो गया, स्लीप हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, ये फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं और क्या सही तरीका हो सकता है? मैं हमेशा कहती हूँ कि जो आप लोग हैं, टीनेजर्स, यंग एडल्ट्स, अगर इनकी हैबिट में डेली 10,000 स्टेप इज द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप दिन भर का अपना स्टेप काउंट, सबके पास स्मार्ट वॉचेस हैं, फोन्स हैं, उससे कर लेते हैं, तो अगर आप 10,000 स्टेप रोज चलते हैं तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अगर आपकी मी टाइम में और पर्सनल हॉबीज में कोई आउटडोर गेम है तो वो सोने पे सुहागा है। अगर आप स्कूल कॉलेज मोटर बाइक की बजाय साइकिलिंग करके जाते हैं, वॉकिंग करके जाते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से एडेड एक्सरसाइजेस की जरूरत नहीं है। हेल्दी ब्रेकफास्ट, आपका दिन सुबह जो है, जो मील आपका सुबह, उसको ब्रेकफास्ट कहिए, ब्रंच कहिए, जो भी कहिए, उसमें एक ऐसा प्लेटर हो जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हो और ढेर सारा सैलेड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सीजनल फ्रूट्स हो। अगर इसके साथ आप अपना दिन शुरू करते हैं, ओवर ईटिंग नहीं करते हैं, बाहर की चीजें बहुत ऑर्डर करके नहीं खाते हैं, और 3 मील्स अ डे और 2 मील्स अ डे पे आप रहते हैं, तो आपको जिंदगी में अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ना डाइटिंग करने की जरूरत है, ना फैट डाइट्स लेने की जरूरत है, ना किसी डाइटिशियन को कंसल्ट करने की जरूरत पड़ेगी। और फॉर योर मेंटल हेल्थ यही चीजें फिर काम आती हैं। मैं सबको कहती हूँ कि सबकी कोई एक हॉबी होनी चाहिए। 1 से 1.5 घंटा दिन का आपको अपने लिए निकालना, जो कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। 1 से 1.5 घंटा आपको अपने लिए होना चाहिए, जिसमें आप सिर्फ वो करें जो आपको अच्छा लग रहा है। अगर आपको सोना अच्छा लग रहा है, आप सिर्फ सोइए। आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लग रहा है, वो कीजिए। आपको गार्डनिंग अच्छी लग रही है, ये करना। और प्लस कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अगर कर सकते हैं तो ठीक है, वो म्यूजिक आपके लिए मेडिटेशन हो सकता है, वो डांसिंग आपके लिए मेडिटेशन हो सकती है, पेंटिंग आपके लिए मेडिटेशन होती है। आप ये बना रहे हैं, शायद आपका इसमें मन लग रहा है, तो ये आपके लिए वो मेडिटेशन हो सकती है। अगर ये चीजें आप फॉलो करते हैं तो अलग से किसी काउंसलर या मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कुल मिला के बात निकल के आ रही है कि एक बोध भरे जीवन की आवश्यकता है, माइंडफुल समझदारी। लिविंग। राइट, समझदारी की आवश्यकता है, अंधी दौड़ में नहीं नहीं, दौड़ना है हमें, चाहे वो गोल्स हो लाइफ के, चाहे वो एंजॉयमेंट हो, पार्टी हो, कुछ भी हो। बहुत सही कहा, रैट रेस का पार्ट नहीं बनना। बिल्कुल। तो इसी में एक चीज और हम ऐड करेंगे, वो है अवेयरनेस। तो अवेयरनेस कैसे होना चाहिए, क्योंकि जितनी बातचीत हमने करी उसके मूल में कहीं ना कहीं हमने ये समझा कि लोगों को पता ही नहीं है, लोग जागरूक नहीं है, न लैक जानना ऑफ चाहते हैं, अवेयरनेस। और हो सकता है कि एक तो पता नहीं है, दूसरा शायद जानना भी नहीं चाहते हैं। इसके लिए आप क्या मैसेज देंगी? उसके लिए यही है कि हमेशा जो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं होती हमें अट्रैक्ट करती है। तो जो हमारे पास जितने साधन हैं, आज इंडिया वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंट्री है मोबाइल फोन यूजर्स का। जितना इंटरनेट हम यूज करते हैं, अगर उस पे हमारे स्क्रीन पे कुछ अच्छे मैसेजेस, मीनिंगफुल मैसेजेस फ्लैश आउट होने लग जाएं किसी भी तरह से, तो ये एक अवेयरनेस। हमारे पास जो संसाधन है उनको हम सही दिशा में प्रयोग करके, चाहे वो मूवी के थ्रू हो, चाहे वो शॉर्ट वीडियोस के थ्रू हो, रील्स बहुत देख रहे हैं लोग, आजकल हर चीज की रील है। तो जैसे भी हो, जहां से जिसको मौका मिले, जिस भी प्लेटफॉर्म से, अगर इस अवेयरनेस को बढ़ाने की कोशिश करें, तो मेरा मानना है कि बहुत जल्दी, बहुत, और हम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को उसका फायदा हो रहा है, लेकिन इस कोशिश को और बढ़ाना पड़ेगा, और बहुत हमें एक साथ आके इस पूरी चेन को और लंबा करना बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी काम में हम और आप लगे भी हुए पड़ेगा। हैं। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा रील्स लोग बहुत देख रहे हैं, तो हमारी भी इस वीडियो की बहुत सारी रील्स आने वाली हैं, ताकि अवेयरनेस वैसे ही तो फैलेगा, जो लोग बिल्कुल। देख रहे हैं उसी माध्यम से हम भी लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल। और अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो वो दूसरों के साथ शेयर करें। हमारे को ये नहीं सिखाया गया, हमारे कल्चर में शेयरिंग बहुत कम है। हम ये सोचते हैं कि ये हमारी धरोहर है, इसको हमें रखना चाहिए। जैसे हमारे ऋषि मुनि कान में, हम लोग को गुरु ज्ञान कान में दिया जाता है,
खुल के नहीं बोला जाता है। तो ज्ञान बाँटने से बढ़ता है, ये मेरा मानना है। तो अगर कोई चीज़ आपको पसंद आ रही है, तो आप अपने पड़ोसी के साथ, अपने दोस्त के साथ शेयर करिए, वो घटेगी नहीं और बढ़ेगी। बिल्कुल, सही बात कहा आपने। फाइनली सवाल मेरे अब खत्म हो चुके हैं, इसलिए इस इंटरव्यू के अंत तक मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन्स रखे हैं आपके लिए, जिसको हम रैपिड फायर राउंड कहने वाले हैं। इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ और आपको क्विक आंसर देने हैं मिनिमम वर्ड्स में, ठीक है? आई विल ट्राई। ओके, वंडरफुल, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। सो एक फर्टिलिटी मिथ जो आप हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करना चाहोगे? निसंतानता सिर्फ महिलाओं की वजह से नहीं होती है, या निसंतानता के लिए सिर्फ महिलाएँ ज़िम्मेदार नहीं हैं। बहुत बढ़िया। एक लाइफस्टाइल हैबिट जो साइलेंटली फर्टिलिटी को बर्बाद कर रही सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल। है। एक फूड जो वास्तव में फर्टिलिटी फ्रेंडली है। मेरे पास लिस्ट है, लेकिन मैं बोलूँगी कि प्रोटीन, प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन, जो दालें हम यूज़ करते हैं, लेग्यूम्स खाते हैं, दैट इज़ द बेस्ट। बढ़िया। आईवीएफ इन वन वर्ड। मिरेकल ऑफ साइंस। हम्म। फेथ या साइंस? व्हाट गाइड्स यू मोर इन योर वर्क? साइंस विद फेथ। सबसे बढ़िया। ये सबसे शानदार जवाब था आज का, और ये आखिरी सवाल भी था। तो फाइनली हम पॉडकास्ट के अंत पे आ गए हैं। सवाल हमारे खत्म हो चुके हैं। उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आप तक पहुंचेगा और आपके बहुत सारे मिथ्स को ब्रेक करेगा, पॉपुलेशन को लेकर के, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के, इनफैक्ट पुरुषों के स्वास्थ्य को लेकर के। और ये जो पूरी हमारी जो चर्चा रही है, ये सिर्फ फिजिकल या सेक्सुअल चीजों पे बेस्ड नहीं रही है। बहुत मनोवैज्ञानिक बातें हुई हैं यहाँ पर, और लोगों के जीवन में, एक एक व्यक्ति के जीवन में उतरकर ये बातें इम्पैक्ट डालती हैं, राइट? तो इस वीडियो को आप देखें, अपनों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक शेयर करें। इससे हमारा, आपका भला होगा, सोसाइटी का भला होगा, और एक अच्छे, खूबसूरत, बेहतर भविष्य की ओर हम बढ़ेंगे, बेहतर समाज बना पाएंगे, बेहतर प्रकृति बना पाएंगे, और बेहतर आसान जीवन आने वाले जनरेशंस को हम दे पाएंगे। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मैम आपका, डॉक्टर सीमा पांडे जी, कि आप हमारे साथ आई, इस मुद्दे पर चर्चा की आपने, और उम्मीद करता हूं कि ये हमारी आखिरी चर्चा नहीं है। ऐसी और चर्चाएं हम लेकर आते रहेंगे, जिससे लोगों को फायदा मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू वात्सल्य। और मैं आप सब दर्शकों को एक बार अपनी तरफ से नमस्ते एंड अलविदा बोलना चाहूँगी।